अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक रोज़ मैं अदालती कामों से फारिग होकर अपने दफ्तर पहुंचा तो एक शख्स को इंतज़ार गाह में टहलते हुए पाया। उसकी उम्र 30-32 साल के लगभग मालूम होती थी और वह वज़ह कता से खाते पीते घराने का फ़र्द मालूम होता था। उसकी हरकत व सकानत से इंतहाई परेशानी झलकती थी और मेरा ख़्याल है कि वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि वो शख्स तकरीबन 1.5 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैंने उसके साथ रस्मी बातचीत की और उसे अपने कमरे में ले गया। उसका नाम तालिब हुसैन था। वो एक कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वकील साहब, मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ, उसने कहा। कल रात में कराची में मौजूद नहीं था। किसी ने मेरी अदम मौजूदगी में मेरी कार चोरी की और एक्सीडेंट कर दिया। फिर वो कार जाए हादसा पर छोड़कर फ़रार हो गया। वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात तो ये है कि एक्सीडेंट में हलाक होने वाला मेरा सगा भतीजा था। उसका नाम आमिर था और उम्र सिर्फ 7 साल। मुझे ये सब कुछ अखबार के ज़रिए मालूम हुआ है। ये देखिए। उसने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार मेरे सामने रख दिया। हादसे की खबर में बच्चे की तस्वीर भी मौजूद थी। मैंने ये खबर सुबह ही पढ़ी है। मैंने अखबार लेकर गौर से पूरी खबर पढ़ी। लिखा था, तेज़ रफ्तार कार ने कमसन बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज़ फिरोज़ाबाद के इलाके में नीले रंग की मज़दा कार नंबर ने एक 7 साला बच्चे को, जो अपने घर के सामने खेल रहा था, कुचलकर हलाक कर दिया। हादसा शाम के वक्त पेश आया। हादसे के बाद ड्राइवर कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मदऊफी का नाम आमिर था और उसके वर्सा का कहना है कि मज़कूरा कार आमिर के सगे चचा तालिब हुसैन की मलकियत है। पुलिस तालिब हुसैन को तलाश कर रही है। खबर पढ़ने के बाद मैंने अखबार एक तरफ रख दिया और कहा, आपका कहना है कि आप हादसे के वक्त कराची में मौजूद नहीं थे और किसी ने आपकी अदम मौजूदगी में कार चोरी कर ली थी। जी हाँ, यही हुआ है और इस कमबख्त ने मेरे भतीजे को कुचल डाला। अगर आप कराची में मौजूद नहीं थे तो कहाँ थे? उसने जवाब देने में थोड़ा तामुल के फिर बोला, मम, मैं हैदराबाद गया हुआ था और आज सुबह ही वापस आया हूँ। आप पहले तो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का कुछ इंतज़ाम करें। मुझे इसकी बात बेवज़न सी मालूम हुई। मैंने कहा, आपके पास यकीनन इस बात का सबूत मौजूद होगा कि आप हैदराबाद गए थे। वहाँ आप किस होटल में ठहरे थे या किसी दोस्त के घर? ठहरा हुआ तो मैं होटल में ही था, मगर किसी और नाम से ठहरा था। मैंने बस का टिकट भी संभाल कर नहीं रखा। तालिब साहब, अदालत बगैर सबूत के कोई बात तस्लीम नहीं करती। जो कुछ आप मुझे बता रहे हैं वो आपकी हैसियत को मज़ीद मशकूक बनाने वाली बात है। आपने होटल में अपना असली नाम क्यों नहीं लिखाया? अगर आप समझते हैं कि हैदराबाद का जिक्र करना मुनासिब ना होगा तो कोई और बात सोच लेते हैं। सॉरी, मैं इन वकीलों में से नहीं हूँ जो महज अपनी फ़ीस की खातिर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अगर आप मुझे सही हालात नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँगा। आपके भाई के क्या तासुरात हैं? क्या आप एक्सीडेंट के बाद उससे मिले हैं? मेरे भाई तो फौत हो चुके हैं। 1.5 साल पहले उनका इंतकाल हो गया है। वो कुछ ज़्यादा ही पेचीदा केस मालूम होता था। मैंने पूछा, क्या आप अपनी भाभी से मिले हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं मिला। ये खबर पढ़ने के बाद मैं अपने घर भी नहीं गया। पुलिस से छुपता फिर रहा हूँ। एक दोस्त ने आपका पता बता दिया और कहा कि पुलिस से छुपने के बजाय मुझे अपनी ज़मानत की फ़िक्र करना चाहिए। सो मैं आपके पास चला आया, लेकिन आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमें अपने मौक़िल के अलावा अपने पेशे से भी इंसाफ करना पड़ता है। बेहतरीन वकील वो नहीं जो कातिल को फांसी के तख्ते से बचा लेता है। मेरे नज़दीक बेहतरीन वकील वो है जो अपने मौक़िल को इंसाफ मुहैया करता है। आप खुद सोचिए, अगर आपका केस मेरे जहन में वाज़ह नहीं होगा तो मैं आपको पैरवी कैसे करूँगा? वकील साहब, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उसने कहा। आप पहले मेरी ज़मानत मंजूर करा लें, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अदालत का वक्त ख़त्म होने में पौन घंटा बाकी था। मैंने दरख्वास्त ज़मानत टाइप करवाई और तालिब हुसैन को साथ लेकर अदालत में पहुंच गया। पेशकार ने दरख्वास्त लेकर मजिस्ट्रेट की मेज़ पर रख दी और पूछा कि दरख्वास्त दहिंदा कहाँ है। इस इस्ना में सादा लिबास में मलबूस एक शख्स अंदर आया और पूछा कि वो किस किस्म की दरख्वास्त है। मैं समझ गया कि पुलिस का आदमी है। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरा मौक़िल शायद कहीं पीछे रह गया है। साथ ही मैंने तालिब हुसैन को इशारा भी दिया, मगर वो मेरा इशारा समझा नहीं। वकील साहब, मैं इधर खड़ा हूँ, उसने कहा।
उधर पेशकार सादा लिबास पुलिस एहलकार के सवाल का जवाब देते हुए बोला, ये तालिब हुसैन वल्द नाजिर हुसैन की दरख्वास्त ज़मानत कबल अस गिरफ्तारी है। वकील साहब, अब दरख्वास्त ज़मानत बाद अस गिरफ्तारी तैयार करें। पुलिस एहलकार ने तंज़िया लहजे में कहा, हम सुबह से यहाँ बैठे आपके मौक़िल का इंतज़ार कर रहे थे, उसने हमें बहुत परेशान किया है। उसने तालिब हुसैन का बाजू पकड़ा और खींचता हुआ बाहर ले गया। वहाँ 3 पुलिस वाले किसी नामालूम कोने से नमूदार हो गए थे। उसने फ़ौरन तालिब हुसैन को हथकड़ी लगा दी। तालिब हुसैन ने उनके साथ सौदेबाजी करने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने पर तैयार न थे। आप फिक्र न करें, मैंने तालिब हुसैन से कहा, ये लोग कल आपको अदालत में पेश करने के लिए लाएंगे। मैं यहाँ मौजूद रहूँगा और इंशाअल्लाह कल आपकी ज़मानत हो जाएगी। उसने मुझे चंद फ़ोन नंबर नोट कराए और कहा कि मैं इन नंबरों पर उसकी गिरफ्तारी की इतला कर दूँ। अगले रोज़ अदालत में तालिब हुसैन के चंद दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। तकरीबन 11 बजे पुलिस तालिब हुसैन का रिमांड लेने के लिए उसे अदालत में लाई। मैंने उसकी दरख्वास्त ज़मानत दाखिल कर दी, लेकिन जब मैंने FIR का मुताला किया तो दंग रह गया। पुलिस ने उस पर कत्ले अम्द का इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुलजिम ने अपने भाई की जायदाद हथियाने के लिए अपने यतीम भतीजे को कत्ल किया है। अदालत ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी और मुलजिम का 7 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया। पुलिस ने हादसे का जो नक्शा खींचा था, उससे उनके मौक़िफ़ को तक़वीत मिलती थी। इस सुनसान गली में हादसे का कोई जवाज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ ना तो ट्रैफिक चलती थी और ना ही पैदल चलने वालों को कोई हजूम रहता था। तालिब हुसैन ने कार चोरी होने का जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो बहुत कमज़ोर था, क्योंकि ना तो उसने कार चोरी होने की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी और ना ही कोई सबूत पेश कर सका था। मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसकी ज़मानत ना करा सका। इस्तिग़ासा ने उसके ख़िलाफ़ बड़ा मजबूत केस तैयार किया था। उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन गवाहों के नाम पेश किए थे। अदालत ने इब्तिदाई समाअत के बाद केस सेशन कोर्ट में भेज दिया। अदालत की कार्रवाई का जिक्र करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर दिया जाए। तालिब हुसैन का बड़ा भाई अरशद हुसैन दिल का मरीज़ था और इसी बीमारी से उसका इंतकाल हुआ था। आमिर उसका इकलौता बेटा था। मिसेस अरशद, जिसका पूरा नाम फ़ाखरा यास्मीन था, खासी हसीन और पुरकशिश औरत थी, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए लफ्ज़ औरत हरगिज़ मौजू नहीं। जब मैंने उसे पहली मरतबा अदालत में देखा तो उसने चुस्त लिबास पहन रखा था और 21-22 साल की लड़की लगती थी। वो बेवा माँ की इकलौती बेटी थी और उसका ख़ानदान माली एतबार से मामूली हैसियत का मालिक था। लेकिन अरशद हुसैन से शादी के बाद उसके दिन फिर गए थे। अरशद हुसैन तकरीबन 15-20 लाख की जायदाद छोड़कर मरा था। इस जायदाद में एक शानदार बंगला, कार, बैंक बैलेंस और एक चलता हुआ कारोबार शामिल था। अलबत्ता कारोबार मुश्तरका था। इसमें नेफ्स हिस्सा तालिब हुसैन का था और वही उसे चला रहा था। अरशद हुसैन की वफ़ात के बाद उसकी माँ की यह ख्वाहिश थी कि फ़ाखरा की शादी तालिब हुसैन से कर दी जाए, लेकिन फ़ाखरा और उसकी माँ इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हुई। शायद उन्हें डर था कि जो दौलत उनके हाथ आई है वो कहीं छीन न जाए। हालांकि अरशद हुसैन की माँ की सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि उसका पोता और बहू उसकी नज़रों के सामने रहे। फ़ाखरा हुसैन का एक कज़न, जिसका नाम मकसूद अली था, अरशद हुसैन के फर्म में काम करता था। उसे फ़ाखरा की सिफारिश पर ही रखा गया था। वो खासा चलता पुर्जा नौजवान था। अरशद हुसैन की वफ़ात के बाद उसने अपनी लफाजी की बदौलत तालिब हुसैन का एतमाद हासिल कर लिया था और उसके दस्ते रास्त के तौर पर काम करता था, और तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उसने फर्म का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तालिब हुसैन के बाद रिश्तेदारों ने यह ख्याल भी जाहिर किया कि फ़ाखरा और मकसूद अली आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन मकसूद अली के घर वाले बच्ची की वजह से राज़ी नहीं थे। ये मुख्तसर पस मंज़र मैंने इसलिए बयान कर दिया है कि केस को समझने में आसानी रहे। इस्तिग़ासा ने जिन गवाहों के नाम अदालत में पेश किए थे, इनमें मकसूद अली का नाम भी शामिल था। मुकदमे के इस मरहले पर तालिब हुसैन को जुडिशल कस्टडी में दे दिया गया। पुलिस ने इससे जो बयान लिया था, इसमें इससे ये इकरार करवाया गया था कि हादसे वाली रात वो कराची में ही था और वो रात उसने अपने एक दोस्त के यहाँ गुजारी थी। उसका ये इकरार खासा ख़तरनाक साबित हो सकता था। इससे सीधा सीधा ये नतीजा निकलता था कि हादसे के बाद वो फ़रार हो गया था और अपने दोस्त के घर में जा छुपा था। उन्हीं दिनों एक नौजवान लड़की मेरे दफ्तर में आई और कहा कि वह तालिब हुसैन केस के बारे में कुछ बात करना चाहती है। उसने अपना नाम नादरा बताया। वो खासी खूबसूरत और फैशनेबल लड़की थी। उसके साथ एक और लड़की भी थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। रस्मी कलमात के बाद नादरा ने कहा, मैं बहुत दिनों से आपके पास आने का सोच रही थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी। एक तो पुलिस से डर लगता है और दूसरा
حسین صاحب کی بدنامی کا بھی ڈر تھا، لیکن اب ان کی زندگی خطرے میں دیکھ کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولا، غالباً اس کے پاس کوئی اہم معلومات تھی جو مقدمے میں مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حادثہ 6 دسمبر کو شام کے 7 بجے پیش آیا تھا۔ نادرہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس روز حسین صاحب میرے ساتھ تھے۔ مم، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تھے۔ وہ رات انہوں نے ہمارے گھر میں گزاری تھی۔ صبح میں نے ہی وہ حادثے کی خبر پڑھی تھی۔ یہ سنتے ہی میں سیدھا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ بڑی اہم شہادت تھی اور مقدمے کا رخ پلٹ سکتی تھی، لیکن طالب حسین نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 6 دسمبر کو حیدرآباد گیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے یہ مشورہ میں نے ہی انہیں دیا تھا، مگر مجھے قانونی باریکیوں کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ ثبوت تو اب بھی دینا پڑے گا، میں نے کہا۔ عدالت میں تمہارے کہہ دینے سے یہ بات تسلیم نہیں کرے گی کہ حادثے کے وقت ملزم تمہارے ساتھ تھا۔ تمہیں اپنی بات کا کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ وکیل صاحب، میرا وکالت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے آپ کو ایک سچی بات بتا دی ہے، اب آپ اس سچی بات کی روشنی میں اپنی قابلیت ثابت کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے عدالت میں جانے سے طالب حسین کی خاندانی شرافت پر کوئی حرف آئے۔ یہ بات اس نے دوسری بار کہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اس نے ایک اداس سا کہکا لگایا، بولی، ہم کیا اور ہماری عزت کیا؟ ہم تو اس نظریے کے لوگ ہیں کہ بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ہمیں تو ان لوگوں کی عزت کا خیال کرنا پڑتا ہے جو چھپ کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ خاصی صاف گول لڑکی تھی، اس نے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا، طالب حسین کتنے بجے تمہارے گھر آیا تھا؟ مجھے صحیح وقت تو یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ 6 بجے سے پہلے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی کار ہمارے گھر سے کافی دور مین روڈ پر کھڑی کی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے دروازے کے سامنے اپنی کار کھڑی کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ صبح خبر پڑھنے کے بعد انہیں یقین نہیں آیا کہ ایکسیڈنٹ ان کی کار سے ہوا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے مین روڈ پر گئے، لیکن وہاں کار موجود نہیں تھی۔ مجھے اس کے بیان میں کوئی جھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ غالباً وہ حادثہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ تھا۔ ایک علاقے سے کار چوری ہوتی ہے اور دوسرے علاقے میں وہی کار ایک ایسے بچے کو کچل ڈالتی ہے جو کار کے مالک کا بھتیجا ہے۔ اگر وہ محض اتفاق تھا تو انتہائی حیرت انگیز اتفاق تھا۔ مس نادرہ، تمہاری صاف گوئی مجھے پسند آئی ہے۔ میں نے کہا، تمہارے بیان میں مجھے کوئی جھوٹ نظر نہیں آتا۔ ایک بات ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تمہارا کہنا ہے کہ طالب حسین 6 بجے تمہارے گھر آیا تھا اور صبح تک وہیں رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ درمیان میں چند منٹوں کے لیے باہر چلا گیا ہو، مثلاً سگریٹ یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیز خریدنے کے لیے۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر بولی، میرے خیال میں وہ ایک دفعہ بھی باہر نہیں گئے، البتہ انہیں چند منٹ کے لیے تنہا ڈرائنگ روم میں بیٹھنا پڑا تھا، کیونکہ جس وقت وہ آئے اس وقت ہمارے گھر میں چند مہمان بیٹھے تھے۔ وہ بس اٹھنے ہی والے تھے، اس لیے میں نے حسین صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ تمہارے گھر سے فاخرہ یاسمین کا گھر کتنی دور ہے؟ ہمارا گھر چینسر ہالٹ کے قریب ہے اور فاخرہ غزالی روڈ کے آس پاس کسی گلی میں رہتی ہے۔ پیمائش آپ خود کر لیں، 2-2.5 میل کا فاصلہ تو ضرور ہوگا۔ اچانک ایک بات میرے ذہن میں آئی، اور کار چوری ہوئی تھی تو اس کی چابیاں کہاں تھیں؟ میں نے جب یہی بات نادرہ سے پوچھی تو اس نے اپنے پرس سے چابیاں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں، بولی، حسین صاحب گھبراہٹ میں یہ چابیاں ہمارے گھر میں بھول گئے تھے۔ میں نے نادرہ کا پتہ نوٹ کر لیا اور کچھ دیر بعد وہ رخصت ہو گئی۔ طالب حسین کی کار کو چونکہ آلے قتل قرار دیا گیا تھا، اس لیے وہ ابھی تک پولیس کی تحویل میں تھی۔ جب کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اسے ضابطے کی پیچیدہ کارروائیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کارروائیوں کو پڑھنا، سننا اور برداشت کرنا انتہائی دل گردے کا کام ہے، لہٰذا میں آپ کو اس مصیبت میں نہیں ڈالوں گا۔ جب عدالت میں استغاثہ کے گواہوں کی باری آئی تو میں نے جج سے کہا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے میری درخواست منظور کرتے ہوئے انکوائری آفیسر کو، جو ایک سب انسپکٹر تھا، کٹہرے میں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ انکوائری آفیسر گواہوں کے کٹہرے میں پہنچ گیا۔ وہ وردی میں ملبوس تھا اور خاصا چاق و چوبند دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اپنی فائل کھولی اور آئیو کو مخاطب کر کے کہا، FIR کے مطابق حادثے کی اطلاع 7:10 پر دی گئی تھی۔ پولیس 7:25 پر وقوع پر پہنچی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے جناب۔ پولیس نے جائے حادثہ کا جو نقشہ عدالت میں پیش کیا ہے اس کے مطابق حادثات میں ملوث نیلے رنگ کی مزدہ کار متوفی عامر کی لاش سے 48 گز دور کھڑی تھی اور ڈرائیور چابیاں گاڑی میں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے جناب۔ چابیوں والی بات میں نے اپنی طرف سے شامل کی تھی کیونکہ پولیس رپورٹ میں چابیوں کو کوئی ذکر نہیں تھا۔ قبل اس کے کہ آئیو کے ذہن میں چابیوں کے بارے میں کوئی بات آتی،
میں نے اگلا سوال کیا۔ FIR کے مطابق وقوع پر ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد مذکورہ کار پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کار کو کون ڈرائیو کر کے تھانے لے گیا تھا؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے سوال کا گہرائی میں نہ پہنچ جائے، لیکن اس نے سوال کے مقصد پر غور نہیں کیا۔ تھوڑی دیر سوچ کر بولا، میرا خیال ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل جان محمد نے کار تھانے پہنچائی تھی۔ میرے پاس اپنی موٹر سائیکل تھی، اس لیے میں نے جان محمد سے کہا تھا کہ وہ گاڑی کو تھانے میں پہنچا دے۔ کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس نے بھویں سکیڑ کر سوچا۔ میرا خیال ہے کہ 1-2 کانسٹیبل اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے سوالات ختم کر دیے۔ اس کے بعد استغاثہ کی طرف سے متوفی عامر کی ماں فاخرہ یاسمین پہلے گواہ کے طور پر کٹہرے میں آئیں۔ اس نے سیاہ پھولوں والی قمیض اور سیاہ شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھی سیاہ رنگ کا تھا۔ اس کے چہرے پر سوگواری پائی جاتی تھی۔ بیان دیتے وقت کئی بار وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ اس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ عامر میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی موت کے بعد میری زندگی بالکل ویران ہو گئی ہے، کیونکہ میرے شوہر کا پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اگر ان لوگوں کو میری جائیداد کی ضرورت تھی تو؟ جج نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بی بی آپ صرف یہ بتائیں کہ حادثے والے روز کیا ہوا تھا؟ جس وقت حادثہ پیش آیا اس وقت میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ عامر پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہا تھا۔ اچانک میں نے دھماکے کی آواز سنی، ساتھ ہی تیز رفتار کار کی آواز بھی سنائی دی۔ 1 منٹ بعد 2-3 بچے اندر دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ عامر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، عامر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں سب کچھ چھوڑ کر ننگے پیر بھاگی۔ میرے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ جب میں گلی میں پہنچی تو میرا عامر خون میں لت پت پڑا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا پھول جیسا بچہ گلی میں پڑا تھا۔ اس ظالم نے اسے اپنی کار کے نیچے کچل دیا تھا۔ اس نے طالب حسین کی طرف اشارہ کیا جو ملزموں کے کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس معصوم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اگر اسے دولت کی ضرورت تھی تو یہ مجھ سے کہتا۔ اب تو میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اپنے چاند کو واپس نہیں لا سکتی۔ اگرچہ عدالت میں جذباتی باتوں کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے کہ جج نے ایک ماں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اسے بولنے دیا۔ جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تو جج نے پوچھا، جب آپ گلی میں پہنچے تو وہاں آپ نے کوئی کار بھی دیکھی تھی؟ کار دور کھڑی تھی اور بچے اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں تو اپنے عامر کو جلد از جلد اسپتال پہنچانا چاہتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر رہتے ہیں، ڈاکٹر عابد علی۔ انہوں نے عامر کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ وہ مر چکا ہے، اسے اسپتال لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر پولیس وہاں پہنچ گئی۔ محلے کی عورتیں مجھے پکڑ کے گھر کے اندر لے گئیں۔ میری حالت مردوں سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ پولیس کیس تھا اور سرکاری وکیل اس کی پیروی پر مامور تھا، تاہم فاخرہ یاسمین نے ایک پرائیویٹ وکیل کی خدمات بھی حاصل کر لی تھی۔ اس کا نام کاظم حسین تھا۔ وہ ایک منجھا ہوا وکیل تھا اور کیس کی اصل پیروی وہی کر رہا تھا۔ جب فاخرہ رکی تو اس نے اٹھ کر کہا، فاخرہ بی بی وہ دھمکی والی بات کیا تھی؟ فاخرہ آنسو پوंچھتے ہوئے بولی، ارشد کی وفات کے بعد میرے سسرال والے مختلف طریقوں سے مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کی ملازمہ بن کر ان کے گھر میں رہوں۔ کبھی کہتے اپنا مکان بیچ دو اور ہمارے ساتھ آ کر رہو، کبھی کہتے طالب سے شادی کر لو، کبھی مکان کرائے پر اٹھانے کی بات کرتے۔ حادثے سے چند روز پہلے میری ساس اپنے بیٹے کے ساتھ میرے گھر آئی اور مکان کا قصہ چھیڑ دیا۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس پر طالب نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، بھابھی جو کچھ تم کہہ رہی ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا، اچھی طرح سوچ لو۔ میں اس وقت اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، لیکن جب اس نے میرے لختے جگر کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر مار ڈالا تب ساری حقیقت میری سمجھ میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو امنڈ آئے۔ جب اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے اس سے پوچھا، مسز ارشد حسین آپ کے شوہر نے اپنی پسند سے آپ کے ساتھ شادی کی تھی یا اپنے ماں باپ کی پسند سے؟ یہ شادی ہماری اپنی پسند سے ہوئی تھی، میری اور راشد کی پسند سے۔ میرے سسرال والے اس شادی کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اس شادی سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ کاظم حسین نے پوچھا، شادی کے بعد آپ کتنا عرصہ اپنے سسرال میں رہی تھیں؟ صرف چند مہینے، فاخرہ یاسمین نے جواب دیا۔ ہم نے پہلے یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم الگ رہیں گے۔ چند ماہ کے بعد ہم الگ ہو گئے تھے۔ پہلے کرائے کے مکان میں رہے، پھر اپنا مکان بنوا لیا۔ وکیل استغاثہ نفرت اور انتقام کو سارے کیس کی بنیاد پر بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ سوالات ختم کر چکا تو عدالت کی اجازت سے میں سوالات کرنے کے لیے آگے آیا۔ مسز فاخرہ یاسمین، میں نے کہا،
सवालात की इब्तिदा करने से पहले मैं ये बात वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि मुझे आपके बेटे की नागहानी मौत पर दिली रंज है। मैं आपके दुख में बराबर कर शरीक हूँ। यकीन करें, मैं आपके बेटे के कातिल को बचाने की हरगिज़ कोई इरादा नहीं रखता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कासिम हुसैन ने उठकर कहा, जनाब आली, मुझे एतराज़ है वकील सफ़ाई की बातों से ये नतीजा निकलता है कि वो अपने मौक्किल की वकालत करने नहीं आए बल्कि जज के फ़राइज़ अंजाम देने आए हैं। अदालत ने एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए मुझे वाज़ाना गुफ्तगू से परहेज़ करने का हुक्म दिया। मैंने सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, मिसेस फ़ाखरा यास्मीन, आपने अपने बयान में कहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त आप अपने बावर्ची खाने में थीं। एक्सीडेंट की खबर सुनते ही आप गली में पहुंची और अपने बच्चे को अस्पताल पहुंचाने की फ़िक्र करने लगीं। कि आपने इस कार को खुद अपनी आंखों से देखा था जिसने आपके बच्चे को कुचला था? मेरे ना देखने से क्या होता है, ये बात तो हर शख्स जानता है कि जज ने उसकी बात काटते हुए कहा, आप हाँ या ना में जवाब दें। इस वक्त सिर्फ आपकी गवाही सुनी जा रही है। आप अपनी गवाही को हर शख्स की बातों के साथ ना उलझाइए। जी, मैं वकील साहब का सवाल नहीं समझी। मैंने कहा, मोहतरमा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक्सीडेंट के वक्त या एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद उस कार को देखा था जो मुबैना तौर पर हादसे में इस्तेमाल की गई थी? नहीं, मैंने उस कार को नहीं देखा, उसने जवाब दिया। लेकिन इतने लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। मैंने उसके तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्या आपने इस शख्स को देखा था जो कार चला रहा था? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि जज ने दोबारा उसकी बात काटी, बीबी, आप दूसरों को बीच में ना लाइए। मैंने अगला सवाल किया, मिसेस अरशद हुसैन, शादी के वक्त आपके शौहर की उम्र कितनी थी? उसने कदर तौक़ुफ़ करते हुए कहा, मुझे ठीक से याद नहीं, 30-32 साल के करीब होगी। शादी से पहले आपके शौहर कहाँ रहते थे? उसने इस सवाल पर कदर हैरानी का इजहार किया, फिर बोली, यह भी कोई पूछने वाली बात है? वो अपने घर में रहते थे। मेरा मतलब है कि अपने माँ बाप के घर में। मिसेस अरशद हुसैन, अभी आपने कहा है कि आपने शादी से कबल ही अलग रहने का फ़ैसला कर लिया था। क्या ये अलग रहने की तजवीज़ आपकी तरफ से पेश हुई थी या आपके शौहर की तरफ से? ये हम दोनों का मुश्तरका फ़ैसला था। इस फैसले में आपकी सास का क्या रद्द-ए-अमल था? मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील सखासा ने कहा, फासिल वकील कत्ल के मुकदमे को खानगी तनाज़े में तब्दील करते जा रहे हैं। जिसके इस्तेसार पर मैंने कहा, जनाब आली, मैंने कोई नया मौजू नहीं छेड़ा। खान के मामले का जिक्र गवाह ने खुद ही किया था। मैं इस मामले को थोड़ा सा वाज़ा करना चाहता हूँ। जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। फ़ाखरा यास्मीन ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरी सास इस बात के हक़ में नहीं थी कि हम अलहदा रहें, लेकिन बेटे जब जवान हो जाते हैं तो उन्हें माँ के घुटने की ज़रूरत नहीं रहती। मिसेस अरशद हुसैन, आपके बयान से ये बात सामने आती है कि आपके शौहर कम अज़ कम 32 साल तक अपने वालिदैन के साथ रहे। इस दौरान में आपके अल्फाज में उन्हें अपनी माँ के घुटने की ज़रूरत महसूस होती रही, लेकिन आपसे शादी के फ़ौरन बाद उन्हें अलहदा घर बनाने का ख़्याल आ गया। क्या उससे यह नतीजा नहीं निकलता कि आपने उन्हें अलहदा रहने पर मजबूर किया था, या वो आपकी वजह से अलहदा रहने पर मजबूर हुए थे? या मजबूर होने या मजबूर करने की कोई बात नहीं है। शौहर बीवी के हकूक़ अदा करने का पाबंद होता है। बीवी के माँ से ज़्यादा मसाइल होते हैं, इसलिए शौहर को उसके मुतालबात का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मिसेस अरशद हुसैन, हम 1 मिनट के लिए ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके बच्चे का कातिल मुल्ज़िम तालिब हुसैन है। आपके ख़्याल में इस कत्ल का मुहर्रिक क्या है? यानी उसने किस मकसद के तहत ये कत्ल किया है? सीधी सी बात है, तालिब ने यह कत्ल जायदाद हथियाने के लिए किया है। ये बात असूली तौर पर गलत थी। बच्चे की वफ़ात के बाद उसके हिस्से की जायदाद उसकी माँ को मिलती है। ताहम मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया और कहा, मिसेस अरशद हुसैन, आपके शौहर को फौत हुए 1.5-2 साल हो चुके हैं। इस दौरान में सारे कारोबार की निगरानी तालिब हुसैन करते रहे हैं। इस कारोबार में आपका हिस्सा भी है। आपको मुनाफे में से अपना हिस्सा वसूल करने में कभी दुश्वारी पेश तो नहीं आई? मैं अपना हिस्सा वसूल करने का तरीका खूब जानती हूँ। यानी आपका मतलब यह है कि आपको आसानी के साथ अपना हिस्सा वसूल हो जाता है, यूँ भी कह सकते हैं। मिसेस अरशद हुसैन, जब आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ इस वक्त आपके घर में कितने अफराद मौजूद थे? मैं और मेरी अम्मी, उसने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद मेरा कज़न मकसूद अली भी वहाँ पहुँच गया था। मैं चंद और सवालात करने के बाद अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद जज अगली तारीख देना चाहता था, लेकिन वकील इस्तिग़ासा ने गुजारिश की कि फ़ाखरा यास्मीन की माँ साबरा बेगम का भी बयान ले लिया जाए, क्योंकि वो बूढ़ी औरत है और उसके लिए बार बार अदालत में हाजिर होना मुश्किल है। अगरचे अदालत का वक्त करीबुल इख्तिताम था, तमाम अदालत ने वकील की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
साबरा बेगम ढीले ढाले लिबास में मलबूस थी। उसने कटहरे में आकर मुख्तसर सा बयान दिया। कुछ वाक़या उसने एक्सीडेंट वाली शाम का बयान किया। उसके अलावा इसने ज़्यादा जिक्र उन झगड़ों का किया जो उसकी बेटी के अपने ससुराल वालों से होते रहते थे। वकील इस्तग़ासा ने 1 या 2 सवालात किए जो ज़्यादा अहम नहीं थे। इसके बाद मेरी बारी आई। आपने अपने बयान में कहा है कि आप अपने नवासे के एक्सीडेंट का जिक्र सुनने के बाद बिल्कुल निढाल हो गई थी और घर से बाहर नहीं गई। गोया आपको ये कुछ नहीं पता कि एक्सीडेंट किस तरह हुआ और कौन इसका जिम्मेदार था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने अपने भतीजे की ज़ुबानी ये सुना था कि एक्सीडेंट तालिब हुसैन ने किया है और वो गली में अपनी कार छोड़कर भाग गया है। आपके भतीजे का नाम क्या है? मकसूद अली, उसने जवाब दिया। क्या वो हादसे के फ़ौरन बाद वहाँ पहुँच गया था? हाँ, इधर फ़ाखरा सामने वाले दरवाजे से बाहर निकली, उधर मकसूद अली पिछले दरवाजे से अंदर आया। जब उसे पता चला कि आमिर का एक्सीडेंट हो गया है तो वो फ़ौरन बाहर चला गया। मैं ये बात सुनकर चौंका। मकसूद अली का हादसे के वक्त वहाँ मौजूद होना और पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होना कुछ सही नहीं था। मैंने साबरा बेगम से पूछा, मकसूद अली ने आपको ये बात कब बताई थी कि एक्सीडेंट तालिब हुसैन ने किया है? पहली दफ़ा अंदर आने के बाद या बाद में? मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तग़ासा ने जल्दी से उठकर कहा। वकील सफाई गवाह को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी गवाह ने बताया है कि जब मकसूद को एक्सीडेंट का पता चला तो वो फ़ौरन बाहर चला गया। लिहाजा ये पूछना कि उसने पहली दफ़ा एक्सीडेंट का जिक्र किया था या दूसरी दफ़ा एक बेमायने सा सवाल है। जज ने एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम किया। मोहतरमा साबरा बेगम, मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे मकसूद अली से करना चाहती थी और मकसूद अली भी इस रिश्ते पर राज़ी था, लेकिन उसके घर वालों ने इस वजह से इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि फ़ाखरा का पहले शोहर से एक बेटा है। काजिम हुसैन ने मेरा सवाल पूरा होने से पहले ही एतराज़ कर दिया। जनाब आली, ये इंतहाई ज़ाती किस्म का मामला है। वकील सफाई को ऐसे सवालात करने से बाज रखा जाए। जज ने सवाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। जनाब आली, ये बहुत अहम सवाल है, मैंने कहा, लेकिन फ़िल वक्त में इसकी अहमियत का इंकशाफ नहीं कर सकता। मुझे ये बात मोतबर गवाहों की ज़ुबानी मालूम हुई है। वकील इस्तग़ासा का इस सवाल पर फौरी एतराज़ ये ज़ाहिर करता है कि हकीकत वही है जो मैंने बयान की है। जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और गवाह को जवाब देने के लिए कहा। रिश्ते तो कई आए हैं, साबरा बेगम ने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। मोहतरमा साबरा बेगम, आपने मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया है, मैंने कहा, इसलिए मैं अपना सवाल दोहराता हूँ। क्या आप अपनी बेटी की शादी मकसूद अली से करना चाहती थी? क्या मकसूद अली भी इस रिश्ते पर राज़ी था? और क्या मकसूद अली के घर वालों ने आमिर की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर दिया था? फ़ाखरा और मकसूद के रिश्ते की बातचीत अभी चल रही है, साबरा बेगम ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि वो मेरे सवाल का मकसद समझ गई थी। अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। साबरा बेगम की गवाही के बाद अदालत का वक्त ख़त्म हो गया और जज ने 15 दिन की तारीख दे दी। अगली तारीख पर इस्तग़ासा की तरफ से जो गवाह पेश हुए, इनमें मकसूद अली भी शामिल था। सबसे पहले गवाही देने के लिए वही कटहरे में आया। उसने गवाही देते हुए कहा, चूँकि मैं फ़ाखरा यास्मीन का करीबी रिश्तेदार हूँ और उसके कारोबार की निगरानी भी करता हूँ, इसलिए मेरा उनके घर आम तौर पर आना जाना था। हादसे वाले रोज़ जब मैं उनके घर पहुँचा तो पता चला कि आमिर का एक्सीडेंट हो गया है। मैं दौड़कर बाहर गया। गली में कुछ लोग जमा थे और आमिर की लाश वहाँ पड़ी थी। चंद बच्चे इस कार की तरफ इशारा करके बता रहे थे कि इस कार ने आमिर को कुचल दिया है। वो कार 50-60 कदम दूर खड़ी थी। उसका दरवाज़ा खुला था और ड्राइवर गायब था। मैंने फ़ौरन उस कार को पहचान लिया। वो मुलजिम तालिब हुसैन की कार थी। मैं समझ गया कि वो हादसा नहीं, कत्ल की वारदात है, क्योंकि मुलजिम ने चंद रोज़ पहले मेरे सामने इस बात का इजहार किया था कि फ़ाखरा ने शादी से इनकार करके अच्छा नहीं किया। उसे इस इनकार की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जब उसका बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तग़ासा ने सवाल किया, क्या आपने मिसेस अरशद हुसैन को इस धमकी से आगाह कर दिया था? नहीं, मकसूद अली ने जवाब दिया। मैं इसे महज एक खोखली धमकी समझा था, इसलिए मैंने फ़ाखरा को ये बात बताकर परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। काजिम हुसैन ने पूछा, क्या मुलजिम अक्सर इस किस्म की धमकियाँ देने का आदी था? अक्सर तो नहीं कहा जा सकता, ताहम मुझे याद है कि मुलजिम ने 2-3 मरतबा पहले भी इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया था। वकील इस्तग़ासा के बाद जज ने मुझे गवाह पर जरा करने की इजाज़त दे दी। मैं उठकर कटहरे के करीब गया और गवाह से मुखातिब होकर कहा, मिस्टर मकसूद अली, आप मुलजिम की फर्म हुसैन ब्रदर्स में कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इस वक्त आपका अहदा क्या है?
میں تقریباً 5 سال سے اس فرم میں کام کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا، اور اس وقت میں پرچیز آفیسر ہوں۔ آپ کا تقرر کس نے کیا تھا؟ مجھے مرحوم ارشد حسین نے جاب آفر کی تھی۔ شروع میں آپ کو کس پوزیشن پر تقرر کیا گیا تھا؟ اس نے قدرے تعامل کرتے ہوئے کہا، شروع میں سپروائزر اسٹور کا کام دیا گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عہدہ کیا دیا گیا تھا؟ ابتدا میں انڈر ٹریننگ تھا، بعد میں مجھے اسٹور کیپر بنا دیا گیا۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری باقاعدہ تعلیم تو میٹرک تک ہے، اس نے قدرے ندامت سے کہا، تاہم میرا تجربہ، مجھے پتا تھا کہ وہ اپنے تجربے کی شان میں قصیدہ کہے گا، پھر بتائے گا کہ اس کے مہادیتی میں ایم اے اور بی اے پاس لوگ کام کرتے ہیں، لہٰذا میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مسٹر مقصود علی، ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ مسز ارشد حسین کے کاروبار کی نگرانی بھی کرتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نگران کے عہدے پر آپ کا تقرر کب ہوا ہے اور کس کے دستخطوں سے ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے کہا، فرم میں نگران وغیرہ قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے، میں دراصل فرم میں فاخرہ کے مفادات کا خیال رکھتا ہوں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مسز فاخرہ یاسمین کے نمائندے کی حیثیت سے فرم کے معاملات اور حسابات پر نظر رکھتے ہیں، میں نے کہا، اور اسبات میں جواب پا کر اپنی بات جاری رکھی۔ ایسی صورت میں مسز فاخرہ یاسمین نے ایک تحریری مختار نامہ آپ کو دیا ہوگا، کیا آپ عدالت میں وہ مختار نامہ پیش کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ زبانی طے ہوا تھا، وہ اپنی الجھن چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، دراصل چونکہ فاخرہ میری قریبی رشتہ دار ہے، اس لیے اس کے مفادات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ چونکہ وہ کمپنی سے تنخواہ لیتا ہے، اس لیے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ دونوں مالکوں کے ساتھ یکساں وفاداری کا اظہار کرے، لیکن یہ ناصحانہ الفاظ اس موقع پر مناسب نہیں تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وکیل ثقافت نے ابھی تک کسی سوال پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کہا، مسٹر مقصود علی، ابھی آپ نے بتایا ہے کہ جب آپ مسز فاخرہ حسین کے گھر پہنچے تو آپ کو حادثے کی اطلاع ملی۔ اصولی طور پر آپ کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے حادثے کا پتہ چل جانا چاہیے تھا، کیونکہ حادثہ صدر دروازے کے سامنے گلی میں پیش آیا تھا۔ وہ دراصل میں پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ آپ پچھلے دروازے سے گھر میں کیوں داخل ہوئے تھے، جبکہ سامنے کے حصے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شور مچا ہوا تھا؟ مجھے اس سوال پر اعتراض ہے، کاظم حسین نے کہا، کوئی شخص کسی بھی دروازے سے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، خصوصاً ایسا شخص جس کی حیثیت گھر کے فرد جیسی ہو۔ میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے کہا، صرف وجہ پوچھیے، یوں تو آدمی دیوار پھاند کر بھی گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ دراصل میں دوسری طرف سے آیا تھا، مقصود علی نے کہا، اور ادھر سے پچھلا دروازہ نزدیک پڑتا تھا۔ مسٹر مقصود علی، کیا یہ صحیح ہے کہ ارشد حسین کی وفات کے بعد آپ فاخرہ یاسمین سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ کاظم حسین نے ایک بار پھر اعتراض کیا، لیکن جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ بیوہ سے شادی کرنا ثواب کا کام ہے، مقصود علی نے جواب دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، خصوصاً جب بیوہ حسین اور دولت مند ہو تو ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ پھر قبل اس کے کہ وکیل ثقافت اعتراض اٹھاتا، اگلا سوال کر ڈالا، مسٹر مقصود علی، ابھی آپ نے کہا ہے کہ ملزم طالب حسین نے آپ کی موجودگی میں اپنی بھابھی کو دھمکی دی تھی۔ آپ کے الفاظ میں ملزم نے کہا تھا، اسے یعنی فاخرہ کو انکار کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ کیا اس موقع پر کوئی اور شخص بھی وہاں موجود تھا؟ مقصود علی نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، کوئی نہیں۔ کیا آپ کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے؟ ہاں، میرے پاس اسکوٹر ہے۔ حادثے والے روز آپ نے اسکوٹر کہاں کھڑی کی تھی؟ اس روز میری اسکوٹر خراب تھی، میں رکشے پر وہاں گیا تھا۔ کیا آپ کار چلانا جانتے ہیں؟ ہاں، جانتا ہوں۔ مسٹر مقصود علی، آپ نے پولیس کو جو بیان دیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ملزم طالب حسین کو ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن آج جو بیان آپ نے دیا ہے اس سے ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کا نقطۂ نظر تبدیل ہو گیا ہے؟ جی نہیں، اس نے جواب دیا، میرے نقطۂ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی آپ اب بھی ملزم طالب حسین کو حادثے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ کا بیان یہ ہے کہ آپ نے گلی میں دو چیزیں دیکھی تھیں، اول عامر کی لاش اور دوم ملزم طالب حسین کی کار، جو جائے حادثہ سے 50-60 قدم دور کھڑی تھی۔ کیا آپ نے ملزم کو وقوعے کے آس پاس کہیں دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھا تھا۔ ملزم کا بیان ہے کہ حادثے والے روز اس کی کار چوری ہو گئی تھی، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس وقت حادثہ ہوا اس وقت مبینہ چور اس کار کو چلا رہا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ میرے سوالات سے خاصی بے چینی محسوس کر رہا تھا، چڑھ کر بولا،
होने को तो ये भी हो सकता है कि आप ही इस कार को चला रहे हों। जज ने कहा, यानी आपको मतलब ये कि ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है मिस्टर मकसूद अली। जैसा आपने बयान किया है कि आप मुलजिम के फर्म में परचेस ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे हैं, इस काम के सिलसिले में आपको अक्सर व बेशतर बाहर जाना पड़ता होगा। क्या आप बावक्त ज़रूरत अपने बॉस की कार भी इस्तेमाल कर लेते थे? उसने कदरे तामुल करते हुए कहा, हाँ, लेकिन बहुत कम। क्या आप अंदाजे से बता सकते हैं कि आखिरी बार आपने कब अपने बॉस की कार इस्तेमाल की थी? उसकी कौन अखियों से तालिब हुसैन की तरफ देखा, जो मुलजिमों के कठेरे में खड़ा था, फिर बोला, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हादसे से कम अज़ कम 1 महीना कबल, महीने से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं। मैंने जज से मुखातिब होकर कहा, जनाब आली, मैं आपकी इजाज़त से मुलजिम से एक सवाल करना चाहता हूँ। वकील इस्तग़ासा ने इस बात पर एतराज़ किया, मगर जज ने इजाज़त दे दी। मैंने तालिब हुसैन से पूछा, मिस्टर तालिब हुसैन, क्या आप बता सकते हैं कि हादसे से कबल आपने अपनी कार की मुकम्मल सर्विस कब करवाई थी? उसने लम्हा भर सोचने के बाद कहा, हादसे से तकरीबन 2 हफ्ते कबल। मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा, जनाब आली, गवाह मकसूद अली ने हादसे से 1 माह कबल मुलजिम की कार इस्तेमाल की थी और मुलजिम ने हादसे से 2 हफ्ते कबल कार की मुकम्मल सर्विस कराई थी। गोया गवाह की उंगलियों के निशानात जो कार पर लगे थे, सर्विस के बाद मुकम्मल तौर पर साफ हो गए होंगे। मैं थोड़ा सा रुका और मकसूद अली की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वाज़ा परेशानी पाई जाती थी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कार पर से फिंगरप्रिंट उतारने का हुक्म जारी किया जाए। ये सुनते ही मकसूद अली यूं चौंका जैसे उसने सांप देख लिया हो। जज ने कहा, बेग साहब, मैं आपका मदा नहीं समझा। इस कार को अब तक कई लोग हैंडल कर चुके हैं। इस पर कई लोगों की उंगलियों के निशानात मौजूद होंगे। इन कई निशानों में से एक आध निशान इस चोर की उंगलियों का भी नजर निकल आएगा जिसने हादसे वाले रोज़ कार चोरी की थी। मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तिग़ासा ने कहा। फाजिल वकील मुकदमे का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बरक्स मैं मुकदमे को सही रुख पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि मेरा मौक्किल बेगुनाह है और 6 दिसंबर को हादसे के वक्त उसकी कार एक चोर चला रहा था। काजिम हुसैन ने कहा, ये सारी बात बेमायने मालूम होती है। अगर कुछ मुख्तलिफ किस्म के फिंगरप्रिंट उतार भी लिए गए तो ये कैसे पता चलेगा कि चोर के प्रिंट कौन से हैं? ये अमेरिका नहीं है जहाँ कंप्यूटर के ज़रिए चंद मिनट के अंदर प्रिंट्स की तखसीस की जा सकती हो। जब तक हमारे पास चोर के प्रिंट ना हो, हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। मुबैना चोर के प्रिंट फराहम करना ये मेरा काम है। मैंने कहा, मैंने ये दरख्वास्त किसी शक की बिना पर की है और मुझे यकीन है कि फिंगरप्रिंट के तज्ज़िये के बाद केस का रुख सही हो जाएगा। जज ने दलाइल सुनने के बाद मज़कूरे कार से फिंगरप्रिंट हासिल करने का हुक्म जारी कर दिया। मैं मकसूद अली की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, मिस्टर मकसूद अली, आपने इस बात का बार बार इजहार किया है कि आप मिसेस फ़ाखरा यास्मीन के मफादात का ख़ास ख्याल रखते हैं। इस ज़मन में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी कोई ऐसी बेकायदगी पकड़ी जो मिसेस फ़ाखरा के मफाद के ख़िलाफ़ हो? अभी तक ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई। आपके बॉस यानी मुलजिम तालिब हुसैन का बर्ताव आपके साथ कैसा रहा है? उसने कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहा, मम, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। जनाब आली, मुझे और कुछ नहीं पूछना। जज ने अगले गवाह को बुलाने का हुक्म दिया। मकसूद अली कठेरे से निकलकर कमरे अदालत के बगली हिस्से में चला गया। मैंने देखा उसका मुंह खुला हुआ था और चेहरे से परेशानी नज़र आ रही थी। अगले गवाह का नाम डॉक्टर आबिद अली था। वो 40-42 साल का एक संजीदा शख्स था। उसने अपने बयान में कहा कि 6 दिसंबर को वो अपने क्लिनिक से जल्दी उठकर घर आ गया था क्योंकि उसे एक दावत में जाना था। जिस वक्त वो तैयार हो रहा था उस वक्त उसने धमाके की आवाज़ सुनी। उसकी थोड़ी देर बाद गली से मिली जुली आवाज़ों का शोर सुनाई दिया। फिर एक बच्चा भागता हुआ आया और बताया कि बाहर हादसा हो गया है। वो जल्दी से बाहर पहुंचा। उसने देखा कि एक बच्चे की लाश खून में लथपथ पड़ी है और उसके पड़ोस में रहने वाली मिसेस फ़ाखरा यास्मीन लाश के करीब बैठी चीखों पुकार कर रही हैं। वो बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों से अपील कर रही थी। उसने बच्चे का मुआयना किया और उसकी मां को बताया कि बच्चा मर चुका है। वकील इस्तिग़ासा ने डॉक्टर आबिद अली से पूछा, आप कुछ बता सकते हैं कि हादसा किस तरह पेश आया था? वहाँ मौजूद लोग बता रहे थे कि एक्सीडेंट एक तेज़ रफ्तार कार के साथ हुआ था जो वहाँ से कुछ फासले पर खड़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो कार किसकी थी? मैंने किसी को ये कहते सुना था कि वो कार मुलजिम तालिब हुसैन की है। वकील इस्तिग़ासा ने सिर्फ 2 सवाल किए, उसके बाद वो वापस अपनी सीट पर जा बैठा।
میں जज की इजाज़त से कटहरे के करीब गया और कहा, डॉक्टर साहब, क्या आप ये अंदाज़न बता सकते हैं कि आप एक्सीडेंट के कितने देर बाद चाय हादसा पर पहुंचे थे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट बाद। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आंखों से हादसा होते नहीं देखा। मैंने कहा, लिहाजा आप यकीनी तौर पर यह बात नहीं कह सकते कि हादसा उसी कार के साथ हुआ था जिसके मुतालिक कहा जा रहा था। मैं पहले ही इस बात का इजहार कर चुका हूँ, डॉक्टर आबिद अली ने कहा, यानी मैं हादसे का ऐनी गवाह नहीं हूँ। क्या आपने मुलजिम तालिब हुसैन को वक़ूए के आसपास कहीं देखा था? जी नहीं, मैंने मुलजिम को वक़ूए के आसपास नहीं देखा। यहाँ तक कि कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जज चैम्बर में चला गया और मुकदमे की तारीख पड़ गई। बाहर बरामदे में तालिब हुसैन की बूढ़ी माँ अपने किसी रिश्तेदार के हमरा आई हुई थी। जब सिपाही तालिब हुसैन को लेकर बाहर आए तो मैं उसके करीब गया और उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तालिब हुसैन, मैं मामले की तह तक पहुँच चुका हूँ। अगली पेशी पर आपकी ज़मानत हो जाएगी। उसकी माँ ने मेरी बात को सुनकर कहा, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा बेटा बेगुनाह है। ये इंसान तो कुजा एक कीड़े को भी नहीं मार सकता। आप फिक्र न करें, मैंने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा बाइज्जत बरी हो जाएगा। और जिस गवाह की आपसे बात हुई थी उसे तैयार रखिए। 1-2 पेशियों के बाद सफाई के गवाहों की बारी आने वाली है। फिर मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास गया जो पेशकार के पास खड़ा था। रस्मी कलमात के बाद मैं इसे एक तरफ ले गया और कहा, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोला, टिप देना चाहते हैं या मिसगाइड करना चाहते हैं? आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। बात सुनकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने टिप दी है क्या मिसगाइड किया है। बात यह है जनाब कि अगर आप ज़रा सी हिम्मत से काम लें तो असल मुजरिम को गिरफ़्तार कर सकते हैं। असल मुजरिम? उसने तंज़िया लहजे में कहा, मुझे पहले ही पता था कि आप कोई चक्कर वाली बात करेंगे। खैर, पूरी बात बताइए, बात सुन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, आप ऐसा करें कि जब तक फिंगरप्रिंट्स नहीं ले लिए जाते इस वक्त तक एक आदमी को तालिब हुसैन की कार की निगरानी पर मामूर कर दें। मुझे यकीन है कि कातिल गाड़ी पर से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाने की कोशिश करेगा। उसके होठों पर तंज़िया मुस्कुराहट नमूदार हो गई। बोला, बेग साहब, आपको तो अमेरिका में होना चाहिए। आप गलती से पाकिस्तान में आ गए हैं। यहाँ प्राइवेट सुराग रसानों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दरअसल हमारे यहाँ पुलिस वाले जहानत से कम और डंडे से ज़्यादा काम लेते हैं, इसलिए उनको इतने बारीकियों में जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अगले रोज़ मैं दफ्तर से उठने की तैयारी कर रहा था कि मकसूद अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने निहायत दोस्ताना अंदाज में मुझे सलाम किया और कहा, बेग साहब, आप मुझसे कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। सॉरी मिस्टर मकसूद अली, मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ। अगर आप किसी काम के सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं तो मतलब की बात करें। बेग साहब, बात यह है कि तालिब हुसैन मेरे बॉस भी हैं और मोहसिन भी। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं देना चाहता, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने सारा बयान पुलिस के दबाव में आकर दिया है। जी, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? दरअसल मैं तालिब साहब की मदद करना चाहता हूँ, उसने कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अच्छा, तो फिर मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मिलजुल कर कोई सूरत निकाल ली जाए। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं अपनी मदद की बात नहीं कर रहा, आपके मौक्किल की मदद की बात कर रहा हूँ। आप भी ये चाहते हैं कि वो बरी हो जाए और मैं भी यही चाहता हूँ। आप इस बात को फ़िलहाल भूल जाएं कि मैं क्या चाहता हूँ। आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आप तालिब हुसैन की मदद की आड़ में बात ना करें। मैं बाखूबी जानता हूँ कि आपको उसके साथ कितनी हमदर्दी है। उसने कुर्सी में पहलू बदला। बोला, कल आपने मुझ पर जो जरह की है उससे मैं खासी परेशानी महसूस कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कानून में बड़ी गुंजाइश होती है। वकील अगर होशियार हो तो अच्छे खासे बेगुनाह आदमी की गर्दन में भी फंदा डाल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को ज़्यादा तोल ना दें। अच्छा, मैंने चालाकी से कहा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? उसने मेज़ पर बाजू टिकाए और ज़रा से आगे होकर बोला, फ़ायदा क्यों नहीं होगा? आप हुक्म तो करेंगे, कितने फ़ायदे में आप खुश हो जाएंगे। मैंने रासराना लहजे इख्तियार करते हुए कहा, इस किस्म की गुफ्तगू यहाँ मुनासिब नहीं रहेगी। आप ऐसा करें कि आज शाम मेरे गरीब खाने पर आ जाएं, वहाँ इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। वो खुश हो गया। उसने समझा कि तीर निशाने पर बैठा है, लेकिन मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हकीकत की तह तक पहुँचना चाहता था। वो मेरे घर का पता लेकर रुखसत हो गया। घर पहुंचकर मैंने अपने स्टडी में एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड सेट कर दिया।
तकरीबन पौने 8 बजे मुलाजिम ने आकर बताया कि मकसूद अली नाम के एक साहब मिलने आए हैं। मैं उस वक्त स्टडी में इंतज़ार ही कर रहा था। मैंने टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया और मुलाजिम से पूछा, क्या नाम बताया? जी, कोई मकसूद अली साहब हैं, मुलाजिम ने जवाब दिया। अच्छा, अंदर लेकर आओ मकसूद अली साहब को। लम्हे भर के बाद मुलाजिम मकसूद अली को स्टडी में पहुंचाकर दरवाजे में रुक गया। आइए मकसूद अली साहब, तशरीफ़ रखिए, मैंने कहा। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसने एक पैकेट जो सुनहरे कागज़ में लिपटा हुआ था मेज़ पर रख दिया और बोला, ये मैं भाभी के लिए एक हकीर सा तोहफ़ा लाया हूँ, आप इन्हें मेरी तरफ से पेश कर दें। क्या चीज़ है ये? मैंने पूछा। बनारसी साड़ी है, उसने जवाब दिया। बहरी बाज़ार से गुज़र रहा था तो ये मुझे बहुत पसंद आ गई। मुझे अफसोस है कि आपको इस मामले में मायूस होना पड़ेगा। जी, क्या मतलब? क्या आप ये तोहफ़ा कबूल नहीं करेंगे? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मैंने कहा। फिर आगे झुककर हौले से कहा, फ़िलहाल बीवी की नेमत से महरूम हूँ। हाँ, तो आप क्या पीना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है चाय ठीक रहेगी। मैंने उसे बोलने का मौका दिए बगैर मुलाजिम से कहा, जल्दी से 2 अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। मुलाजिम के जाने के बाद मैं दोबारा मकसूद अली की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी मकसूद साहब, मैं सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पसंद करता हूँ। बात तो आप समझ ही चुके हैं, मकसूद अली ने कहा। मुझे तो सिर्फ ये बताइए कि आपकी खिदमत में नजराना क्या पेश करूं? मैंने राजतराना लहजे में कहा। असल मसला फिंगर प्रिंट का है। आपको पता है कि जज फिंगर प्रिंट हासिल करने का ऑर्डर जारी कर चुका है। उसने फिक्रमंदी से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफा फिंगर प्रिंट से कुछ साबित नहीं हो सकेगा। अगर आप इस मामले में खामोश रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने मायूसी से सर हिलाया। मेरी खामोशी से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने जिस अंदाज में फिंगर प्रिंट के मामले को अदालत में उठाया था, इससे जज भी और वकील इस्तग़ासा भी समझ गया होगा कि फिंगरप्रिंट के ज़मन में मेरा रोए सखुन आपकी तरफ था। अब अगर मैं खामोश भी रहा तो जज अस खुद आपके फिंगरप्रिंट लेने का हुक्म दे सकता है। मेरी सारी जहरा का मरकज़ ये बात थी कि कार आपने चोरी की थी। उसके चेहरे पर परेशानी नज़र आने लगी। बोला, मैं किसी को कुछ देर दिलाकर गाड़ी साफ़ करवा देता हूँ। मेरा ख्याल है कि इस काम के लिए माल खाने की ड्यूटी देने वाला सिपाही ठीक रहेगा। ये बड़ी होशियारी से काम करने वाला काम है, ज़रा सी गलती से गड़बड़ हो सकती है। आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, उसने कहा। मैं 5,000 रुपये सिपाही के हाथ में रखूँगा। 500 रुपये तनख्वाह पाने वाला सिपाही 5,000 रुपये में 50 गाड़ियाँ साफ़ कर सकता है। इतने में मुलाजिम चाय लेकर आ गया। चाय के दौरान मामले के दिगर पहलुओं पर बात होती रही, लेकिन इस बातचीत का जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगले रोज़ अदालती कामों से फारिग होने के बाद मैंने सबसे पहले केस के इंक्वायरी ऑफिसर को फ़ोन किया। राब्ता मिलने के बाद मैंने कहा, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं पेरी मेसन बोल रहा हूँ। क्या? कौन? पेरो मेसन यानी पेरो राज। उसने करीब बैठे हुए किसी शख्स से बात की। ये कोई राज है? पेरो नाम बताता है। शायद हेड ऑफिस वालों ने भेजा है, या मरम्मत का तो बहुत काम है, बुला लेते हैं। फिर वो फ़ोन में बोला, ओ हेलो पीरू चाचा, अभी कुंडी कांडी लेकर इधर ही आ जाओ, यहाँ काम बहुत है। ओ भाई भतीजे, मैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट बोल रहा हूँ। हाँ मिर्ज़ा अमजद बेग, आपकी लाइन बीच में कैसे मिल गई? अभी कोई पेरो राज बात कर रहा था, फरमाइए, कैसे जहमत की आपने? मालूम होता है कि आपको अमेरिकी लिटरेचर से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी बातें सुनकर मरहूम स्ट्रेंगले कारफोर्ड की रूह चीख उठी होगी, लेकिन आप इन बारीकियों को क्या समझेंगे? इसलिए बेहतर यह है कि कोई ठोस बात की जाए। मैंने कदरे धीमी आवाज़ में कहा, मेरे पास एक 5,000 रुपये का नुस्खा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप ऐसा करेंगे, सारे काम छोड़कर मेरे पास आ जाइए, मेरे दफ्तर में। बात ज़रा पर्दे की है। 5,000 का नाम सुनकर वो गोली की तरह मेरे दफ्तर में पहुंच गया। रस्मी कलमात के बाद मैंने दराज से छोटा सा कैसेट प्लेयर निकाला और मकसूद अली की बातचीत वाली कैसेट चला दी। उसने बड़े गौर से सारी बातचीत सुनी और उठते हुए बोला, शुक्रिया बेग साहब, मुझे फ़ौरन माल खाने पहुँचना चाहिए। ऐसा ना हो कि मकसूद अली मेरे पहुँचने से पहले ही हाथ की सफाई दिखा जाए। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ, मैंने उसे रोकते हुए कहा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि आप मकसूद अली से 5,000 वसूल करते हैं या 10,000। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुजरिम बच कर ना जाए। उसने पुरख्याल लहजे में कहा, कोई फिक्र न करें आप पेरी मेसन साहब। उसके साथ ही वो कमरे से निकल गया। चंद रोज़ बाद पुलिस ने मकसूद अली को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया। अगली तारीख पर मैंने एक बार फिर तालिब हुसैन की दरख्वास्त ज़मानत दाखिल की, जो मंजूर हो गई। उस तारीख पर इस्तग़ासा के मज़ीद गवाह पेश हुए। उनकी तादाद 3 या 4 थी। वो मोहल्ले के आदमी थे। उनमें से
دونوں نے یہ بیان دیا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد انہوں نے نیلے رنگ کی مزدا کار کو رکتے دیکھا تھا۔ نیز یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک شخص جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا کار سے نکل کر تیزی سے گلی میں داخل ہو گیا تھا۔ مقصود علی کی گرفتاری کے بعد کیس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے عدالت سے درخواست کی کہ پولیس کو کیس کا از سر نو چلان پیش کرنے کا حکم دیا جائے، اور چونکہ میرا موکل بے گناہ ہے اس لیے اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ اس پر عدالت نے مجھے اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کرنے کا حکم دیا اور 15 دن کی تاریخ دے دی۔ اس تاریخ پر دلائل سے قبل میں نے عدالت کی اجازت سے صرف ایک گواہ پیش کیا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس گواہ کی بات کر رہا ہوں۔ نادرہ کو گواہی پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وکیل استغاثہ اس سے فضول قسم کے سوالات کرے گا، لیکن وہ ایک ایسی مجبوری تھی جس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نادرہ نہایت اعتماد کے ساتھ کٹہرے میں آئی اور کہا، میں کوئی لمبا چوڑا بیان دینے نہیں آئی، میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ طالب حسین دسمبر کے روز تقریباً 5:45 بجے ہمارے گھر آئے تھے، رات ہمارے گھر میں رہے تھے اور اگلے روز یعنی 7 دسمبر کو صبح 9 بجے رخصت ہو گئے تھے۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ جج کے استفسار پر میں نے کہا، میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا وکیل استغاثہ جج کی اجازت سے سوال کرنے کے لیے سامنے آیا۔ مس نادرہ، اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ پرانی بات اتنی اچھی طرح کیسے یاد ہے کہ ملزم طالب حسین کس تاریخ کو کتنے بجے آپ کے گھر آئے تھے اور کتنے بجے رخصت ہوئے تھے؟ یہ بات مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے صبح عامر کے ایکسیڈنٹ کی خبر پڑھی تھی اور اگلے روز طالب حسین کی گرفتاری کی خبر پڑھی تھی۔ میں نے نادرہ کو چند امکانی سوالوں کے جواب سمجھا دیے تھے اور وہ بڑے اعتماد سے جواب دے رہی تھی۔ مس نادرہ، آپ اتنے عرصے کے بعد گواہی دینے کے لیے کیوں آئی ہیں؟ وکیل صاحب، میں صفائی کی پہلی گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہو رہی ہوں۔ اس بات کا جواب تو آپ دیں گے کہ آپ نے اپنے گواہوں کو اتنی دیر میں کیوں بھگتایا ہے؟ کاظم حسین نے کندھوں کو جھٹکا دیا، میرا مطلب ہے کہ آپ کو فوراً پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کیا اس کے بعد مجھے عدالت میں نہ آنا پڑتا؟ بی بی، آپ سوال نہ کریں، صرف سوال کا جواب دیں، کاظم حسین نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ملزم طالب حسین سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی نہیں، نادرہ نے آنکھ جھپکے بغیر جواب دیا۔ تو پھر انہوں نے آپ کے گھر میں کیوں رات گزاری؟ نادرہ نے تیزی سے کہا، وکیل صاحب، کہ آپ نے کبھی کسی غیر رشتہ دار کے گھر میں رات نہیں گزاری؟ اور کیا کسی غیر رشتہ دار کے گھر میں رات گزارنا قانوناً جرم ہے؟ آپ تو مجھے انتہائی غافل انسان معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ایک سروے رپورٹ پڑھی تھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان میں روزانہ تقریباً 10 لاکھ افراد مختلف وجوہات کی بنا پر غیر رشتہ داروں کے گھروں میں رات گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اور گواہ ہوتا تو جج اسے ٹوک دیتا، لیکن نادرہ کی برجستگی سے جج بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گردن ہلاتے ہوئے جج کی طرف دیکھا، پھر بولا، مس نادرہ، آپ عدالت کے وقار کا خیال رکھیے، جو سوال کیا جائے اس کا سیدھا اور صحیح جواب دیں۔ آپ بھی عدالت کے وقار کا خیال رکھیے، نادرہ نے چمک کر کہا۔ آپ میری عزت اچھالنے کے لیے غیر متعلق سوالات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اور فضول سوال کیا تو میں آپ پر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دوں گی۔ بی بی، آپ غیر ضروری بحث میں نہ الجھیے، جج نے کہا۔ کاظم صاحب، آپ بھی غیر ضروری سوال نہ کریں۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کاظم حسین معقول سوال کی طرف آتے ہوئے بولا کہ ملزم طالب حسین نے 6 دسمبر کی رات آپ کے گھر میں گزاری تھی؟ میں سچ بول رہی ہوں اور یہی سب سے بڑا ثبوت ہے، نادرہ نے کہا۔ پھر اس نے ڈرامائی انداز میں اپنے پرس کے اندر سے طالب حسین کی کار کی چابیاں نکالی اور جج کے سامنے کر کے بولی، اور دوسرا ثبوت یہ چابیاں ہیں کہ طالب حسین کی بلو مزدا کی چابیاں ہیں۔ یہ چابیاں آپ کے پاس کیسے آئیں؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ طالب حسین رات ہمارے گھر میں رہے تھے، نادرہ نے جواب دیا۔ ان کی کار باہر سڑک پر کھڑی تھی۔ ایکسیڈنٹ کی خبر پڑھنے کے بعد انہیں کار چوری ہونے کا علم ہوا۔ جاتے وقت وہ افراتفری میں چابیاں ہمارے گھر میں بھول گئے۔ جج نے اور وکیل استغاثہ نے باری باری چابیوں کا معائنہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کاظم حسین نے نادرہ سے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ نادرہ کٹہرے سے نکل کر عدالت سے باہر چلی گئی۔ طالب حسین اور مقصود علی دونوں ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ مقصود علی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ طالب حسین چونکہ ضمانت پر رہا ہو چکا تھا، اس لیے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی۔ وہ ہلکے گرین سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں جج کی اجازت سے دلائل دینے کے لیے سامنے آیا۔ جناب عالی، گواہوں اور شہادتوں کی روشنی میں یہ بات پائے ثبوت پر پہنچ چکی ہے کہ ملزم طالب حسین بے گناہ ہے اور اسے سازش کا شکار بنایا گیا ہے۔
मैंने अपने नोटिस पर नज़र डालते हुए कहा। सफाई की गवाह मिस नादरा ने अभी अभी अदालत में जो चाबियां पेश की हैं वो तालिब हुसैन की मज़दा कार की ओरिजिनल चाबियां हैं, जिसका मतलब ये है कि हादसे के वक्त जो चाबियां कार में पाई गई थी वो असल नहीं हैं। ये हादसा दरहकीकत एक सूझी समझी स्कीम के तहत किया गया था। मेरे मौकिल के खिलाफ गहरी साजिश की गई है। जिन चाबियों से 6 दिसंबर की शाम को कार चोरी की गई थी वो बहुत पहले तैयार करवा ली गई थी और ये काम कोई ऐसा शख्स ही कर सकता था जिसकी चाबियों तक दस्तरस रही हो। मैंने कनखियों से मकसूद अली की तरफ देखा। उसकी दहशत दीदनी थी। जनाब अली, ये बात आप पहले ही सुन चुके हैं कि कत्ल का दूसरा मुलजिम मकसूद अली अक्सर व बेशतर तालिब हुसैन की कार इस्तेमाल करता था, लिहाजा उसके लिए कार की डुप्लिकेट चाबियां तैयार करवाना कोई मसला नहीं था। जनाब अली, मकतूल आमिर की मां ने यह ख्याल जाहिर किया है कि उसके बच्चे को जायदाद की खातिर कत्ल किया गया है। ये बात इस शख्स पर ज़्यादा चस्पा होती है जो मकतूल की बेवा माँ से शादी का ख्वाहिशमंद हो। जहाँ तक मुलजिम नंबर 1 का ताल्लुक़ है, वो आमिर की वफ़ात के बावजूद उसके हिस्से की जायदाद पर काबिज नहीं हो सकता। ये बात अदालत के इल्म में आ चुकी है कि मुलजिम नंबर 2 यानी मकसूद अली फ़ाखरा यास्मीन से शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन आमिर इस शादी के राह में सबसे बड़ी रोक था, लिहाजा ये इसके जुर्म का दूसरा मुहर्रिक है। जनाब अली, अब मैं एक्सीडेंट के नोयत के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नीली मज़दा कार हादसे से तकरीबन 48 गज दूर खड़ी थी। नेज़ आप ये भी सुन चुके हैं कि हादसे के बाद कार का इंजन वर्किंग ऑर्डर में था और हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद गाड़ी चलाकर थाने ले गया था। यहाँ तिबई तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर मुलजिम फ़रार होना चाहता था तो उसे गाड़ी छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी। गाड़ी चालू हालत में थी। अगर हादसे के बाद इंजन बंद हो जाता तो एक दूसरी बात थी, लेकिन मुलजिम हादसे के बाद कार को 48 गज दूर ले गया। ये एक अच्छा खासा फासला है। जैसा कि बाज़ बच्चों का बयान है कि मुलजिम गाड़ी को चलाकर वहां ले गया था, फिर उसने इंजन बंद किया, चाबियों को स्विच में ही रहने दिया और दरवाज़ा खोलकर गली में गायब हो गया। अगर मुलजिम तालिब हुसैन गाड़ी चला रहा होता तो वो हरगिज़ ऐसा ना करता। गाड़ी छोड़कर फरार होने का ये मतलब होता है कि वो जाए हादसा पर अपना शनाख्ती कार्ड छोड़ने जा रहा है। लेकिन जब हम साजिश करने वाले पहलू को जहन में रखकर इस मामले पर गौर करते हैं तो ये बात बाखूबी वाज़ा हो जाती है कि मुलजिम मकसूद अली ने कत्ल का मंसूबा इस तरीके से तरतीब दिया था कि कत्ल का इल्ज़ाम तालिब हुसैन पर आ जाए और वो साफ बच जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर जुर्म की तरह इससे भी कई गलतियाँ सरजर्द हुई हैं। मसलन उसने तालिब हुसैन की कार की डुप्लिकेट चाबियाँ तैयार करवाईं और गालबन बदहवासी में उन्हें कार के अंदर ही छोड़ गया। मंसूबे के मुताबिक वो कार को जाए हादसा पर छोड़ जाना चाहता था ताकि हादसे की जिम्मेदारी कार के मालिक पर आए, लेकिन उसे ये ख्याल नहीं आया कि एक चालू कार को जाए हादसे पर छोड़ जाना हरगिज़ अक्लमंदी नहीं। एक गलती उसने ये भी की कि कार को काफ़ी फासले पर ले जाकर छोड़ा। अगर कार मकतूल के आसपास खड़ी पाई जाती तो ये कहा जा सकता था कि ड्राइवर बदहवासी में कार छोड़कर भागा। सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि कार से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। शायद इसको ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के महाफिज कानून इदारों में भी फिंगरप्रिंट के माहिरीन मौजूद हैं। जनाब अली, गुज़िश्ता पेशी पर जब मैंने आपसे फिंगरप्रिंट लेने की दरख्वास्त की तो मुलजिम बदहवास हो गया और भागा भागा मेरे पास आया। उसने एक तगड़ी रकम मुझे रिश्वत में पेश करना चाही और ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं फिंगरप्रिंट वाले मामले को तोल ना दूँ। मैं हकीकत मालूम करने के लिए बज़ाहिर मुलजिम की साजिश में शरीक हो गया और मज़ीद बातचीत के लिए उसे अपने घर पर बुलाया। उस मौके पर मेरी उसके साथ जो बातचीत हुई उसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये कैसेट इस वक्त मेरे पास मौजूद है जिसे अदालत के हुक्म पर सुनाया जा सकता है। फिर मुलजिम ने माली खाने के महाफिज को हादसे में मुलविस कार को साफ करने के लिए रिश्वत पेश करने की कोशिश की, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर वो ऐसा करने में नाकाम रहा। यहाँ पर यह बता देना मुनासिब होता है कि मज़कूरा गार्ड ने एक नीली मज़दा कार साफ ज़रूर की थी, लेकिन उस पर गलत नंबर प्लेटें लगी हुई थीं। बाकी किस्सा आप खुद समझ सकते हैं। मैंने अदालत में अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा, जनाब अली, मुलजिम ने जरह के दौरान इस बात का इतराफ़ किया है कि तालिब हुसैन ने पैसे के मामले में कभी हेरा फेरी नहीं की और उसका अपने महतेतों के साथ हमेशा अच्छा सलूक रहा है। दूसरी तरफ वो तालिब हुसैन को कत्ल के इल्ज़ाम में फांसने के लिए पूरी तरह कोशा नज़र आता है। ये बात भी अदालत के इल्म में आ चुकी है कि मुलजिम मकसूद अली हादसे के फ़ौरन बाद जाए हादसा पर मौजूद पाया गया था।
खुद मुलजिम ने भी इस बात का इकरार किया है, लेकिन इसके बरक्स किसी एक गवाह ने भी ये शहादत नहीं दी कि उसने मुलजिम तालिब हुसैन को वक़्वे के आसपास देखा था। जनाब आली, गोई इस बात पर कोई पाबंदी नहीं है कि कोई शख्स घर में किस दरवाजे से दाखिल होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में बाज़ छोटी छोटी बातें बड़ी अहम होती हैं। चंद गवाहों ने नीली मज़दा के ड्राइवर को एक ऐसी गली में दाखिल होते देखा था जो आगे जाकर मिसेस अरशद हुसैन के घर के अगबी गली की तरफ मुड़ जाती है। फिर क्या इसे भी महज इत्तेफाक कहा जाएगा कि इस रोज़ मुलजिम मकसूद अली अपने स्कूटर पर नहीं आया था? कि सारी बातें इस हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि मुलजिम मकसूद ने सोचे समझे मंसूबे के तहत तालिब हुसैन की कार की डुप्लिकेट चाबियां तैयार करवाईं, एक ख़ास मौके पर उसकी कार चोरी की, एक्सीडेंट के ज़रिए आमिर को हलाक किया कि कार जाए हादसा से थोड़ी दूर खड़ी और अगबी गली से मिसेस फ़ाखरा यास्मीन के घर पहुंच गया। फ़ाखरा यास्मीन के वालिदा की गवाही के मुताबिक इधर फ़ाखरा सामने वाले दरवाजे से बाहर निकली, उधर मकसूद अली पिछले दरवाजे से अंदर आया। जनाब आली, इन दलाइल की रोशनी में फाजिल अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे मौकल को बाइज्जत बरी किया जाए और पुलिस को मुकदमे का नया चालान पेश करने का हुक्म दिया जाए। जज ने मेरे दलाइल सुनने के बाद बाज़ रस्मी कार्रवाइयों की तकमील के लिए फ़ैसला अगली तारीख तक मुलतवी कर दिया। इस दौरान में बाज़ रिपोर्टों का इंतज़ार भी था, उनमें फ़िंगरप्रिंट की रिपोर्ट भी शामिल थी। अगली तारीख पर जब फ़िंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई तो मेरा अंदाज़ा सही निकला, कार पर मकसूद अली के फ़िंगरप्रिंट भी मौजूद थे। अदालत ने तालिब हुसैन को बाइज्जत बरी कर दिया और पुलिस को केस का नया चालान पेश करने का हुक्म दिया। ये केस ताहाल ज़ेर समाअत है। चंद रोज़ बाद तालिब हुसैन अपनी बाइज्जत बरियत की खुशी में चंद तोहफे वगैरह लेकर मेरे पास आया। उसके पीछे एक खातून भी थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। वो फ़ाखरा यास्मीन थी। उसने प्रिंटेड शलवार कमीज़ के ऊपर स्याह दुपट्टा ओढ़ रखा था और मुझसे नज़रें मिलाते हुए कतरा रही थी। मैंने अज़राए मजाक कहा, दुश्मनों को शाना बशाना देखकर हैरत हो रही है, ये हथियार डालने की तकरीब कब मुनक्किद हुई है? तालिब हुसैन ने खुश दिली से कहका लगाया, बोला, बेग साहब, औरत की दुश्मनी बड़ी ख़तरनाक होती है। पहले इन्होंने मुझे कानून के ज़रिए कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन आपने बचा लिया, मगर अब इन्होंने मुझे कत्ल करने का जो तरीका इख्तियार किया है, इसे कोई ना बचा सकेगा। जी हाँ, मैंने फ़ाखरा यास्मीन की तरफ देखते हुए कहा, जो शख्स एक मुस्कुराहट से मर सकता हो उस पर गोली ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ़ाखरा यास्मीन ने झिझकते हुए कहा, इस वक्त तो आप बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं। जी, मेरा हैरत से मुंह खुल गया। क्या मैं किसी वक्त बदमाश भी लगता हूँ? आप जब अदालत में मुझ पर जर्रा कर रहे थे तो मेरा दम निकला जा रहा था। उसने कहा, आपका हर सवाल गोली की तरह आकर लगता था। जब आप सवाल करने के लिए पर तोलते थे तो मेरे घुटने कांपने लगते थे। मैंने उसकी बात पर कहका लगाकर कहा, उसके बावजूद आपने अपनी घबराहट का पता नहीं चलने दिया। ये यहाँ आते हुए डर रही थी। तालिब हुसैन ने कहा, इन्हें ख़तरा था कि आप घर में भी वैसे सवालात ना शुरू कर दें। मैंने फ़ाखरे से कहा, आप ज़रा अपने घुटने मजबूत कर लें, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगा। क्या यहाँ भी मुझे कठेरे में खड़ा होना पड़ेगा? नहीं, यहाँ बगैर कठेरे के काम चल जाएगा। मैंने कहा, सवाल बड़ा मुख्तसर है, सिर्फ इतना बता दें कि तालिब हुसैन को कब माँ के घुटने से अलग कर रही हैं? वो झेप सी गई। तालिब हुसैन ने कहा, इसके बरक्स ये खुद भी मेरी माँ के घुटने का सहारा लेने आ रही हैं।